थे सब यहाँ कंसंट्रेट करेंगे। हम क्या पढ़ रहे थे? पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ रहे बेटा हम? पॉलिनोमियल्स। मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल्स किसके अंदर आता है? मैथ्स की कौन सी ब्रांच के अंदर आता है? अलजेब्रा के अंदर ये आता है। किसके अंदर आता है? अलजेब्रा के अंदर आता है। मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल्स में बहुत सारी तरीके की क्वेश्चन होती हैं। लीनियर हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, ठीक है, क्यूबिक हो सकती है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकती है, बहुत सारी तरीके की हो सकती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री क्या होती है? 1, मतलब जिसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है, अगर मैंने ax प्लस बी लिखा है तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब a और b की जगह कोई नंबर हो सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है ये x है और इसकी पावर क्या है? 1 है। तो जहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और मैंने बताया था अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो इसका ग्राफ एक लाइन आता है। इतना सबको क्लियर था? उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? x² 2 होती है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c टाइप की होती है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कभी कभी आपको ये आता है, कुछ नहीं आता है, एक नंबर में ये आ जाता है कि क्वेश्चन देता है, उसको कहता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। बस इतना ही करना होता है। ये लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन आया था इंटरनल एग्जाम में, प्री बोर्ड में बच्चों ने 90% बच्चों ने गलत किया। जैसे मैंने आपको दे दिया 2x² = 3x + 5, ये इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या कर दिया कि कुछ चीज़ें इक्वल टू के इस तरफ लिख दी, लेफ्ट में कुछ राइट में लिख दी। अब मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूँ और आपसे बोलूँ एग्जाम में या अपने बोर्ड में कि बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाइए, तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। माने पहले x² वाली टर्म आनी चाहिए, फिर x वाली आनी चाहिए, फिर सिंगल टर्म आनी चाहिए बिना x वाली, और दूसरी साइड पे 0 होना चाहिए। यानी सबको एक ही साइड लाना है। और जो प्लस में आएगा उसको प्लस में लाएंगे, जो माइनस में आएगा उसको माइनस में लाएंगे। तो ये हो जाएगी 2x² - 3x - 5 = 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसको मैं लिखूँगी 2x² + ये bx है, देखो ये bx है, कंपेयर करेंगे तो ये bx है और ये ax² है। तो इसको प्लस लगा दिया तो अब इसको ब्रैकेट के अंदर लिख के -3x लिखूँगी, प्लस इसको ब्रैकेट के अंदर लिख के -5 लिखूँगी, तो ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इतना ही करना था कि क्वेश्चन को खाली एक साइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। और 90% बच्चों ने ये 1 नंबर का क्वेश्चन गलत किया था। 1 नंबर का इंटर 3 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें 3 इक्वेशन दिए, तीनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको ना कोई कैलकुलेशन करनी है, ना प्लस ना माइनस ना मल्टीप्लिकेशन ना डिवीजन, कुछ नहीं करना था। ये 3 नंबर का क्वेश्चन बच्चों ने गलत किया था प्री बोर्ड में, और मैक्सिमम बच्चे प्री बोर्ड में फेल थे। तो 3 नंबर का तुमने इतना इजी क्वेश्चन गलत कर दिया, उसको करना ही क्या है? तो पहली बात आपको याद होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c। ठीक है, ax² + bx + c = 0। याद रहेगी आपको? ठीक है, अच्छा। अब क्यूबिक इक्वेशन में पहले क्यूब वाला टर्म आता है। अगर क्यूबिक लिखेंगे तो वो हो जाएगी ax³ + bx² + cx + d = 3। वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और अगर लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो वो ax + b = 0 हो जाएगा। बात समझ में? इसमें एक x वाली टर्म आती है लीनियर में और एक बिना x की यानी खाली नंबर वाली टर्म आती है जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। नंबर्स को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। बुक बंद कर दीजिए, बुक की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ। यू हैव टू कंसंट्रेट इन माय वर्ड्स एंड फैक्ट्स। ठीक है, आपको भी किताब की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ ज़रूरत होगी बुक खोलने की मैं आपको बताऊँगी कि बेटा बुक खोल लीजिए। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b = 0, आपसे कोई पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0, आपसे कोई पूछे क्यूबिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ + bx² + cx + d = 0। ये जो लास्ट वाले टर्म हर इक्वेशन में बिना x के या बिना वेरिएबल के आते हैं, इनको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर भी जो ये a b आ रहा है ये भी नंबर ही होंगे, ये होगा कांस्टेंट।
कांस्टेंट ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और वेरिएबल ऐसे को कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जो अल्फ़ाबेट्स हम लेते हैं मैथमेटिक्स में उनको वेरिएबल कहा जाता है। वेरी करना माने चेंज होना, वेरी करना माने चेंज होना। अब जो नंबर है, बताओ नंबर की वैल्यू कभी चेंज होती है? जो 2 है वो 2 ही है, जो 1 है वो 1 ही है, जो 100 है वो 100 ही है। क्या 100 की वैल्यू कभी 101 होती है क्या? नहीं। तो ये चीज़ें कांस्टेंट है, नंबर्स कांस्टेंट है। लेकिन आपने x लिया, आपने y लिया, आपने z लिया, आपने a लिया, b लिया, c लिया, अलग अलग क्वेश्चन में आप अलग अलग लेते हैं और उनकी वैल्यू हर क्वेश्चन में क्या होती है? अलग अलग आती है। क्या ऐसा हमेशा होता है कि एक क्वेश्चन में x की वैल्यू जो आए वही हर क्वेश्चन में आए? ऐसा नहीं होता। तो ये वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है? वेरी होती है। ठीक है, सर में आ गई इतनी बात आपको? सर में आ गई, नीचे बंद। ठीक है, आपको कैसे लगता है कि पढ़ते समय आपको इतनी बातें कैसे सोचती है कि पानी पी लूँ, कि खाना खा लूँ, कि ये कर लूँ? कुछ आपका ध्यान, अगर आपका कंसंट्रेशन है ना, तो आपको किसी चीज़ का पता नहीं लगना चाहिए, ना भूख का ना प्यास का। जितनी देर अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से, जो मैं जानती हूँ, अगर आपका ध्यान जा रहा है कि मैं इधर देखूँ, मैं उधर देखूँ, मैं पानी पीऊँ, मैं हाथ ऐसे करूँ, तो यानी कि आपका कंसंट्रेशन खराब हो। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। अब क्या है, हम यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन का तो मैंने आपको बता दिया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। ठीक है, उस दिन मैंने आपको बताया था, क्वाड्रेटिक का भी बताया था। क्वाड्रेटिक का मैंने बताया था, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ खींचते हैं तो हमको क्या मिलता है? एक पैराबोला मिलता है, एक यू टाइप की शेप मिलती है। ठीक है, या तो ऐसे या ऐसे, ऊपर को भी यू का मुंह ऊपर को भी खुला हो सकता है, नीचे को भी ओपन हो सकता है। तो एक क्वेश्चन एक बार मुझे याद है, 2 साल पहले बोर्ड के एग्ज़ाम में ये आया था, तब हमारे यहाँ बोर्ड का सेंटर था। तो इसने ये बोला था कि अगर ग्राफ ऐसा है या ऐसा, ग्राफ शायद दिया था जितना मुझे ध्यान रहा है, तो ए नेगेटिव होगा कि ए पॉजिटिव होगा। ठीक है, कौन सा है? इसमें जो ए होता है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, मान लिया मैं 2 इक्वेशन लिख रही, ध्यान दीजिए। एक में लिखूँ 3x² + 2x + 5 = 0, और दूसरी में लिखूँ -2x² + x + 3 = 0। मैंने 2 इक्वेशन लिख दी। यहाँ पर जो a है वो 3 है, यहाँ a कितना है? 3, और यहाँ जो a है वो कितना है? -2। तो आपको ग्राफ दिया था और पूछा था कि a > 0 होगा, a < 0 होगा, या a = 0 होगा। 3-4 ऑप्शन दिए, समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? a > 0 का मतलब ये पूछना ये चाह रहा है कि a पॉजिटिव होगा। भाई 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर, और 0 मतलब 0। तो ये ऐसा क्वेश्चन बना दिया उसने। तो याद रखिए, जब ऊपर को होता है ये, मतलब इसका माउथ ऊपर की ओर खुला होता है, तो a पॉजिटिव होता है, और जब नीचे की ओर उल्टा होता है तो a क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये मुझे ध्यान आया अभी कि बोर्ड में ही क्वेश्चन बनाया था 2-3 साल पहले। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन, 1 नंबर में जो 20 क्वेश्चन आते हैं ना अपने 1-1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन इसने बना के दे दिया था ऐसा, ध्यान रहेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि a > 0 है या <0। और इस शेप को क्या कहते हैं ये भी पूछ सकता है। इस शेप को क्या कहते हैं ये भी पूछ सकता है। क्या कहते हैं इसको? पैराबोल। क्या बोलते हैं इसको? पैराबोल। और जो क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, पैराबोला नहीं होता, वो कुछ इस तरीके का होता है। बना है इसमें कहीं पर देखो, क्यूबिक का ग्राफ ये जो है ना, ये क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ है, इस तरीके के जो बने हैं ये क्यूबिक है। ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ। अब इसमें आप एक्सरसाइज में आइए 2.1। आपको जितना जानना ज़रूरी है अपने सिलेबस, देखो इक्वेशंस के बारे में बहुत बातें बताई जा सकती हैं, बहुत कुछ है, लेकिन आपको सब कुछ नहीं जानना है अभी। आपको क्लास 10th के हिसाब से उतना ही पढ़ना है, क्योंकि नॉलेज भी गेन करने के लिए अपने स्टैंडर्ड, मतलब क्लास के हिसाब से, मतलब जितनी एज में आपको जितना जानना चाहिए। अभी आपका माइंड इतना विकसित नहीं है कि आप 12th के स्टैंडर्ड का समझ पाए। कुछ बच्चों का होगा भी, लेकिन सबका एवरेज सबका नहीं है। तो आपका जितना सिलेबस है और जितना आपको पता होना चाहिए उतना पढ़िए, जिससे कि आप उसको अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है,
अब पहला इक्वेशन जो है, पहला जो एक्सरसाइज है आपकी पहली 2.1, इसमें ये कह रहा था ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन। अब y इक्वल्स टू पी एक्स क्या होता है? y इक्वल्स टू पी एक्स का मतलब हो गया पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x, p फॉर पॉलिनोमियल इन x। y इक्वल्स टू पी एक्स कोई इक्वेशन है, कोई पॉलिनोमियल है, उसके ग्राफ यहाँ पर दिए हुआ है। तो ये ग्राफ देखकर बताइए कि जीरोस कितने होंगे। जीरोस मैंने आपको बताया था, जीरोस कहते हैं इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं। अब सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन उनको कहते हैं जो उस इक्वेशन में वेरिएबल है, जैसे यहाँ x है, उसकी जो वैल्यू होंगी जिनको इस इक्वेशन में रख देने पर इक्वेशन जीरो हो जाती है, उसको सॉल्यूशन कहते हैं या उसको जीरोस कहते हैं। एक ही चीज़ के नाम है दोनों, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन के कितने जीरो होते हैं या कोई दूसरे इक्वेशन के कितने जीरो होंगे, ये कैसे पता लगाएंगे? ग्राफ को देखकर। इक्वेशन सॉल्व करके तो हमें मिल ही जाते हैं भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो आपने क्लास 8 में भी सीखा था ना, मिड टर्म स्प्लिटिंग करके आप x की दो वैल्यू निकाल लेते थे कि नहीं निकाल लेते थे, तो वो दोनों जीरोज होते। तो इक्वेशन को सॉल्व करके तो हमें पता चल ही जाता है। लेकिन अगर हम इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम खाली ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं या हमको कहीं पे ड्रॉ कराया ग्राफ दिया है, तो उसको देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि इस इक्वेशन के कितने जीरोज हैं? ठीक है, देखो लीनियर इक्वेशन के कितने जीरोज हो सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोज हो सकते हैं। लीनियर इक्वेशन के कोई मैं इक्वेशन लिख दूँ 2x + 3 = 0, यहाँ से x की कितनी वैल्यू निकल सकती है? एक ही वैल्यू निकलेगी ना, -3/2। तो ये इस इक्वेशन का जीरो हुआ। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं, मैक्सिमम। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 2, और कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता और मैक्सिमम, क्योंकि कहीं पर जीरोस एग्जिस्ट करते हैं, कहीं पर नहीं एग्जिस्ट करते। मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ग्राफ दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है ग्राफ देख के बताइए कि कितने जीरोस होंगे। ध्यान से देखिए, पहली इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, एक स्ट्रेट लाइन है। वो स्ट्रेट लाइन किसकी होगी? लीनियर इक्वेशन की कि क्वाड्रेटिक की? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रही है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है कहीं पे नहीं। तो आपने यही देखना है कि जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार कट करेगा उतने ही जीरो एग्जिस्ट करेंगे। ये कट नहीं कर रही तो इसका जीरो नहीं होगा। अगला वाला एक बार कट कर रहा है तो उसका 1 जीरो, उसके अगला वाला क्यूबिक का ग्राफ है ये, वो 3 होंगे, 1 2 3 जगह कट कर रहा है। उसका अगला वाला ये आपको दिख ही रहा है क्वाड्रेटिक का है, 2 जगह। उसका अगला वाला 4 जगह, उसके अगले वाला 1 2 3 जगह। तो इसमें आप ग्राफ देख के ये बता देंगे कि इसके कितने जीरोस हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम है बेटा? यहाँ देखो, अब मैं जो समझाने जा रही हूँ आप एक रफ कॉपी और पेन जरूर लेके बैठा करें। जहाँ पर मैं जो चीज़ बताऊंगी वो आपने एक छोटे छोटे शॉर्ट नोट की तरह नोट्स बना लेने हैं रफ में। पेयर में तो आप सभी करेंगे। अब यहाँ सुनिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से सुनिए। देखो 3-4 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इसमें से 2 अब मैं जो बताना जा रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है। किस किस के बीच में रिलेशन है? ये कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। क्या लिखी मैंने इसमें? कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशन, संबंध। क्या रिलेशन होता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। आप सुनिए, आपने जीरोस का नाम तो मेरे मुंह से सुन लिया, कोफिशिएंट क्या होते हैं देखिए। अगर मैंने एक इक्वेशन लिखी ax² + bx + c, इसमें जो a b c है इनको कोफिशिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इसमें से a जो है वो x² का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और जो c है वो कांस्टेंट टर्म होती है। वो क्या है? कांस्टेंट टर्म है एक तरीके से। a और b तो कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट टर्म है एक तरीके से।
है, सी नंबर होगा खाली। और जो ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक माने जिसकी पावर 2 है, जिसका डिग्री 2 है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यू आएंगी। कितनी वैल्यू आएंगी? 2। तो ये जो x की 2 वैल्यूज आएंगी ना, इनको दिखाते हैं अल्फा और बीटा से। एक वैल्यू को किससे दिखाते हैं? अल्फा से, और दूसरी वैल्यू को किससे दिखाते हैं? बीटा से। ये स्टैंडर्ड रखे हुए हैं कि हम इनको अल्फा बीटा से दिखाएंगे इक्वेशन में, इसलिए रख दिया जाता है। दिखा हम उसको किसी से भी सकते हैं, इसलिए रख दिया जाता है ताकि सारी मैथमेटिक्स, चाहे कोई जम्मू में पढ़ रहा हो, चाहे कोई त्रिवेंद्रपुरम में पढ़ रहा हो, चाहे कोई केरला में पढ़ रहा हो, चाहे कोई त्रिपुरा में पढ़ रहा हो, सबके लिए मैथमेटिक्स एक जैसी रहे और सबका एक ही जैसे समझ में आए, इसलिए एक स्टैंडर्ड रख दिया गया। भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 जीरोज आएंगे उनको अल्फा और बीटा से दिखाएंगे। क्या हो रहा है? खड़े हो जाओ, तुम बाहर निकलो, बाहर निकलो, जल्दी आओ, तुम भी आ जाओ, बाहर चले जाओ। ठीक है, तो क्या बना दिया गया कि इसको अल्फा और बीटा से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? अल्फा और बीटा से दिखाएंगे। ठीक है, तो अल्फा और बीटा और इन ए बी सी में जो संबंध होता है उसी को कहते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरो। ये क्या है? जीरोज है। ये क्या है? जीरोज है, वैल्यूज ऑफ एक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और ये क्या है? ए बी सी, ये कोफिशिएंट है। किसके कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर ए का कोफिशिएंट है और बी ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और बी एक्स का कोफिशिएंट है और सी कांस्टेंट है। इन दोनों में रिश्ता होता है, आपस में कोई संबंध होता है। जैसे तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स में क्या संबंध है? तुम उनके चाइल्ड हो, बच्चे हो, चिल्ड्रन हो, और वो तुम्हारे पेरेंट है, तो आपस में रिलेशन है कुछ। ऐसे भाई बहनों से है, तो ऐसे ही कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में भी क्या होता है? रिलेशन होता है। ठीक है, अब वो रिलेशन होता क्या है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अब आप ये भूलेंगे तो नहीं, अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा क्या है? कोफिशिएंट, सॉरी जीरो, और एबीसी क्या है? कोफिशिएंट। इसमें दो रिलेशन आपको पढ़ना है। पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा, तो उनका सम क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा ही तो हुआ। सम का मतलब क्या होता है? ऐड करना। ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। पहला रिलेशन ये हो गया। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है? प्रोडक्ट, वो हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा भी कह सकते हैं। ये होता है सी अपॉन ए के बराबर। इसको कहते हैं, ये दोनों आपको बिल्कुल ना अपने टिप्स पे रखने, बिल्कुल रट लेने, ये दोनों आपने भूलना नहीं है। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। अब इसका मतलब क्या है? मतलब समझिए। फिर एग्जाम्पल, एक इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन मैं लिखूंगी 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब अभी क्या आपने इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर लिया? फैक्टराइज कर लिया? नहीं। तो आपको इसका अभी इसके फैक्टर पता है, मतलब x की जो 2 वैल्यू आएंगी ना, अल्फा और बीटा, वो पता है क्या आपको? अभी पता है? जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब तो मिलेंगी, जब मिड टर्म स्प्लिटिंग से कहीं कैसे भी करके इसको फैक्टराइज करके जब x की 2 वैल्यू आएंगी तभी तो अल्फा बीटा पता है, उसी को अल्फा बीटा कहते हैं। एक पहली वैल्यू को अल्फा, दूसरी को बीटा। लेकिन अभी तो आपको ये पता नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है तो क्या अभी आप इनका सम निकाल सकते हो? अभी आप इनका प्रोडक्ट निकाल सकते हो? अरे जब अल्फा बीटा पता ही नहीं है तो क्या हम सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। वही तो रिलेशन बता रही हूँ। ठीक है, जब सम पता चल गया, सॉरी जब अल्फा और बीटा पता चल गए तब तो आप ओरली बता दोगे भाई अगर अल्फा 5 है बीटा 2 है तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 7, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? 10। ये तो आप बता ही दोगे। अगर अल्फा 5 है बीटा -2 है तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 3। ठीक है, अगर अल्फा 5 है बीटा -2 है
तब अल्फा बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 3, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया -10। तब तो आप इजीली बता दोगे। लेकिन जब तक हमने इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया है और मैं आपसे कहूँ कि सम और जीरोस बताइए, तो आप इस रिलेशन से बताएंगे। क्यों? इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, इसको मैं कंपेयर करूँगी ax² प्लस bx प्लस cx c = 0 से कंपेयर करूँगी, मतलब तुलना करूँगी। तो यहाँ से मुझे तुलना करने में पता चलेगा कि a 10 है, b 5 है और c 15 है। इसमें जब हम कंपैरिजन करते हैं तो a, b और c को हम साइन के साथ लेते हैं, याद रखिएगा साइन के साथ। प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस। अब मुझे ये तो पता चल गया कि a कितना है 10 है, ये भी पता चल गया b कितना है 5 है, ये भी पता चल गया c कितना है 15। तो अब मेरे को निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अभी मैंने कहा कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ये ध्यान रखेंगे, ये माइनस फॉर्मूले में ही है, ये माइनस फॉर्मूले में ही आता है। तो -b कितना है 5, ये हो जाएगा -5/a। a कितना है 10, कैंसिल किया तो -1/2। तो हमें अल्फा और बीटा तो नहीं पता अलग अलग, लेकिन हमें ये पता चल गया इस संबंध से, इस रिलेशन से, कि उनका सम कितना है -1/2। अब इसी तरीके से आप मुझे अल्फा बीटा बता देंगे कि नहीं? c/a, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a। c कितना है मेरा 50, a कितना है मेरा 10, तो कितना आ जाएगा 3/2। तो मुझे पता चल गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2 है, जबकि मुझे अल्फा और बीटा अलग अलग नहीं पता है। ठीक है, तो ये निकालने को आता है एग्जाम में, पेट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा कि ये इक्वेशन दे देगा आपको, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड आउट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बस समझ में आ गई आपको? समझ में आ गई अच्छे से? एक चीज़ और देता है सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो देता ही है, कभी कभी आपको अल्फा और बीटा निकालने को दे देता है, कभी कभी आपको क्या देता है कि क्या देता है कि आपको सीधा क्वेश्चन नहीं देता, घुमा के देता है। कहता है भाई सम ऑफ जीरोस ये है, सम ऑफ जीरोस 1/2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 है या 5 है या 4 है। तो इक्वेशन बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए कहीं पर, वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = 0। इसको आप अगर इस फॉर्म में लिखेंगे अल्फा बीटा की, तो ये लिखा जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू = 0। इसको नोट कर लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, यहाँ देखिए पहले आपको क्या दिया है, ये किसकी वैल्यू दी है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो जहाँ अल्फा प्लस बीटा लिखना है वहाँ आप लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स, और जहाँ अल्फा बीटा लिखना है वहाँ 4 लिखेंगे = 0। अब इस इक्वेशन को आप इतने में नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम में स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। तो नीचे कुछ नहीं रखना है, तो हम इसके नीचे भी 1 मानेंगे, इसके नीचे भी 1 मानेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 1, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2 ही आएगा, तो ये 2 हो जाएगा 2x², ये 1 ही रहेगा, -1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, प्लस 4 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा = 0। आगे लाइन में ये 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x² माइनस एक्स प्लस 8 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो ये निकालने को बोल रहा था आपसे। बात समझ आई? आपको समझ आई है? जी देखो, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये एग्ज़ाम में आपका 3 से 4 नंबर का टॉपिक है, जिसको एक बार में क्लास में सब देखो। जब कोई चीज़ नहीं पढ़ते, ये बिल्कुल डाउट की बात नहीं है कि जब कोई चीज़ नहीं पढ़ते तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत ज़रूर होती है। ये नया कंसेप्ट है, आप घर जाके इस क्लास को बार बार देखकर इसको दिमाग में बिठा लेंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्ज़ाम में या प्री बोर्ड में या PT1 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। अगर इतना मैंने बिल्कुल नीचे लेवल से, बच्चे के लेवल से समझाया है,
फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर बहुत मुश्किल है। अब आपको क्या करना है, अपने लेवल से एफर्ट करना है। मैंने जितना एफर्ट करना था अपने लेवल से मैंने आपको समझाया। अब आपको समझना, ग्रेस्प तो खुद ही करना है ना। ये समझ आया आपको? देखो इससे रिलेटेड ना आपकी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन भी बच्चे गलत करते हैं। क्या करते रहे, वहाँ पर यही दिया है कि अगर सम ऑफ जीरोस ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है, तो इक्वेशन बनाइए। मैंने बना दी इक्वेशन। अब बच्चे क्या सोच लेते हैं, वहाँ पर कंफ्यूज, बहुत बार मैंने इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को बच्चे क्या गलत समझते हैं, वो इसको अल्फा समझ लेते हैं, इसको बीटा, फिर ऐड कर देते हैं इसको, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाता है। ये अल्फा और बीटा नहीं दिए हैं, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है, और ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पहले ही उसने दे रखी है। कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं दिया जाता, कभी कभी वो अल्फा बीटा भी दे देता है। कभी कभी क्या करता है, अल्फा बीटा अलग अलग भी देता है। वो कहता है कि इफ 2 zeros of a equation are these, if 2 zeros of the equations are 3, 4, then find out the equation। तो यहाँ पर जो दिए हैं ये अल्फा बीटा है। अगर वो कह रहा है प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द इक्वेशन आर दीज, तब तो पहला वाला क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा है। लेकिन अगर वो कह रहा है इफ 2 zeros of a इक्वेशन आर दीज, तब इसका मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है। तब आपको पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, ये हुआ 7, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, ये हुआ 12, तब जाके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। वो होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7 इंटू एक्स यानी 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये सीधे ही बन गई। तो x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस टॉपिक इज